दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी सर्किट के क्वेश्चन। देखिए डीसी सर्किट क्या होता है, एसी सर्किट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए कोई भी सर्किट है, मान लीजिए इस तरीके से कोई सर्किट दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग एसी सप्लाई दे देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे एसी सर्किट। अगर यहीं पर हम लोग डीसी सप्लाई दे देंगे इस प्रतिरोध को तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डीसी सर्किट है। तो सप्लाई के अकॉर्डिंग हम लोग नाम देते हैं कि डीसी सर्किट है या एसी सर्किट है। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डीसी सर्किट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा शक्ति गुणांक कितना होता है। इससे पहले हम लोग को जानना होगा शक्ति गुणांक होता क्या है। देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, जैसे हमारा वोल्टेज है और करंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम लोग जानते हैं फेज एंगल के नाम से। अब इस फेज एंगल का जब हम लोग कॉस ले लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस फाई, और इसी कॉस फाई को हम लोग जानते हैं फेज एंगल के जब हम लोग लेते हैं कॉस तो इसको हम लोग जानते हैं शक्ति गुणांक के नाम से। तो आप लोग समझ गए होंगे पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। देखिए डीसी परिपथ में क्या होता है, जहाँ पर वोल्टेज होता है वहीं पर करंट भी होती है। तो यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं होता, 0 डिग्री का एंगल होता है। तो फेज एंगल तो हम लोग को मिल गया, ये जो एंगल फेज एंगल था हम लोग को यहाँ पर 0 डिग्री का मिल गया, फाई बराबर मिल गया 0 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक की, तो वो होता है कॉस फाई। जैसा कि अभी हमने बताया कि फेज एंगल का जब हम लोग कॉस ले लेते हैं तो वो पावर फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे हम लोग को जो पावर फैक्टर मिल गया डीसी परिपथ का वो होता है 1 या इकाई। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 या इकाई, या इसको यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन से एलिमेंट ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। देखिए हमने कल क्लासेज ली थी तो बताया था कि ओम के नियम का पालन कौन करता है और कौन नहीं करता है। ओम के नियम का जो भी एलिमेंट्स पालन करेंगे उसको हम लोग क्या जानते हैं, लीनियर एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, रेखीय परिपथ या रेखीय एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जैसे आर एल सी ये क्या होते हैं, लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, ये ओम के नियम का पालन करते हैं। अब बात कर लीजिए ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ये तीनों जो दिए हुए हैं ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाए जाते हैं और ये तीनों के तीनों ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन एक निष्क्रिय घटक नहीं है। देखिए निष्क्रिय घटक क्या होता है और सक्रिय घटक क्या होता है, इस पर हमने क्लासेज ली हैं। निष्क्रिय घटक वह घटक होता है जो सिर्फ एनर्जी को कंजप्शन करता है। जैसे आर प्रतिरोध होता है, एल सी ये क्या करते हैं, एनर्जी को कंजप्शन करते हैं, एनर्जी को डिलीवर नहीं कर सकते हैं या धारा वोल्टेज दे नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निष्क्रिय घटक है। और बात कर लीजिए डायोड की। देखिए डायोड एक हमारा सक्रिय घटक है जिसको हम लोग एक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा कि निष्क्रिय घटक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डायोड। प्रतिरोध प्रेरक संधारित्र जिसको RLC के नाम से जाना जाता है, RLC ये क्या है, निष्क्रिय घटक है। और कौन सा नहीं है पूछा है तो डायोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। किसी पदार्थ की 1 सेंटीमीटर की लंबाई और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है। देखिए आर बराबर क्या होता है, रो एल बट्टे में ए, यही होता है फार्मूला। अब बोला कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई, यहाँ पर रख दीजिए 1 सेंटीमीटर एल की जगह, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ पर भी 1 रख दीजिए। तो ये मान क्या हो गया, कुल मिला के 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो आर बराबर हम लोग को क्या मिल गया, रो मिल गया। अब इसी प्रतिरोध को देखिए किसके बराबर हो गया, प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी के बराबर। तो हम लोग इसको क्या जानेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, देखिए पृथ्वी का प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है, 0 होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वोल्टेज सोर्स से 50 वाट के कई लैंप समांतर में जुड़े हैं तब यदि एक लैंप जल जाए तब अन्य सभी लैंप पर क्या प्रभाव होगा। देखिए वोल्टेज सोर्स से जो 50 वाट के कई लैंप हैं समांतर में जुड़े हैं, इस तरीके से जो लैंप दिए हुए हैं इनका कनेक्शन क्या है, पैरेलल में है इस तरीके से। और बोल रहा है कि अगर कोई भी एक लैंप अगर जल जाए, मान लीजिए वाला लैंप जल गया तो अन्य लैंप पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए यहाँ से जब करंट जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पैरेलल में, आप लोग को मालूम है। तो अगर ये जल गया तो सिर्फ ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑपरेट होते रहेंगे। तो अन्य लैंप पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही लैंप खराब होगा जो जला है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर समांतर में है तो अन्य लैंप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर सीरीज में होता, ये सीरीज में अगर मान लीजिए कनेक्शन होता तो क्या होता, अगर ये जल जाता तो इसमें करंट नहीं जाती, ये ओपन सर्किट हो जाता तो इसमें भी नहीं जाती, तो ये भी नहीं ऑपरेट होता। लेकिन समांतर में क्या हो जाएगा, जो लैंप जला है बस वही प्रभावित होगा और बाकी लैंप प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए घर के जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल में किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा,
देखिए 50 वाट कई लैंप थे, समांतर में जुड़े हुए थे। यदि एक लैंप जल गया तो अन्य लैंप पर क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, किरचॉफ का नियम किस परिपथ पर लागू नहीं होता? किरचॉफ का नियम आप लोग जानते होंगे। किरचॉफ के नियम पर केसीएल और केवीएल इन दोनों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे आप लोग का। तो देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है, एक होता है केसीएल, एक होता है केवीएल। केसीएल और केवीएल होता है, जो कि केसीएल को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट ला और केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज ला। ये चार्ज ऑफ एनर्जी के संरक्षण पर आधारित होता है, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है केवीएल। तो किरचॉफ का जो नियम होता है वो पैसिव एलिमेंट्स, नॉन लीनियर प्रतिरोध, लम्प्ड पैरामीटर, इन सभी पर लागू होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। इस पर कभी भी किरचॉफ का नियम लागू नहीं होता है। अब देखिए 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट जो होता है किसके बराबर होता है? टी बराबर क्या होता है? W/T। 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। जूल क्या होता है? W जो होता है वर्क एनर्जी होती है, और T जो होता है टाइम होता है। तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1 जूल प्रति सेकेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 वाट। अगला क्वेश्चन है कि 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? 1 HP में जो होता है 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी हीटर का प्रतिरोध तार एलिमेंट फ्यूज हो जाता है तब इसका एक भाग निकाल कर पुनः उसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तब हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? देखिए हीटर के बारे में आप लोग जानते हैं। हीटर क्या होता है? उसमें तार होता है। इस तार किस चीज़ का होता है? प्रतिरोध तार जो होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। किस चीज़ का होता है? नाइक्रोम का। जैसा कि आप लोग को मालूम है, नाइक्रोम एक हमारा अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये मेल्ट नहीं होता, हाई टेम्परेचर को सह सकता है, तो इसका हम लोग बनाते हैं हीटर का तार। अब इसका एलिमेंट जब फ्यूज हो जाता है, कहीं से टूट गया, तो उसको हम लोग निकाल करके फिर से जोड़ करके लगा देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि फिर से ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? देखिए कोई एलिमेंट, ये तार था, यही तार है हमारा। मान लीजिए कि हमारा टूट गया, यहाँ से इतना भाग निकाल दिया, इसका इतना भाग इसका निकाल दिया, तब इसकी लंबाई कम हो गई। तो आर बराबर क्या होता है? रो L/A होता है। यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? L के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L कम हो गया, लंबाई कम हो गई, तो प्रतिरोध कम हो गया। और जब प्रतिरोध कम हो गया तो आप लोग को मालूम है कि प्रतिरोध धारा को रोकता है। तो प्रतिरोध कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि धारा ज़्यादा जाएगी। जब धारा ज़्यादा जा रही है तो अब आप लोग जानते हैं कि जो हमारा हीटिंग एलिमेंट्स होता है, कोई भी हीटिंग जो एलिमेंट्स होता है वो वर्क करता है किस पर? जूल्स के नियम पर। जूल्स का जो नियम होता है I²RT के फॉर्म में लॉसेस क्रिएट होता है, इसको हम लोग जूल के नियम के हिसाब से जानते हैं। यहाँ पे I²RT का फार्मूला लगता है, इसी से हीट क्रिएट होती है, जिससे वो जो तार होता है नाइक्रोम का वो लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो I का मान है क्या हो गया? प्रतिरोध कम हुआ तो I का मान बढ़ गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा लेगा अब, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। फिर इसी तरीके से हम लोग डेली UPPCL TG2 ALP को अपने टारगेट बना के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेज लेते रहते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो क्लासेज होती हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन होती हैं, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, NPCIL का एग्ज़ाम हो, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम हो, UPRVNL TG2 का एग्ज़ाम हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए कॉमन क्लास होती है इलेक्ट्रीशियन की। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये हमने क्वेश्चन पढ़ाया कि UPPCL TG2 और ALP की तैयारी कर रहे हैं, इसमें ये हीटर का जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ाया, अब ऐसा तो है नहीं कि ये किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के हम लोग का टारगेट ये है कि UPPCL TG2 और ALP इन दोनों को टारगेट करके हम लोग क्लासेज ले रहे हैं। उसी के बेस पर हाँ, सब एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। किसी एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जामिनेशन में थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन टेट के क्वेश्चन जो आएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।